कल हमने बात की थी स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में और डिफरेंस किया था प्रेशर और स्ट्रेन के बीच में क्या है, सॉरी स्ट्रेस। आज हम वही चैप्टर नंबर 1 स्ट्रेस और स्ट्रेन, टॉपिक 2 है इसका। ये दूसरी वीडियो है टाइप। इसमें हम बात करेंगे टाइप ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन, कितने टाइप के होते हैं, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में बात करेंगे, हुक्स लॉ, यंग्स मॉडुलस और मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी। स्ट्रेंथ क्या है, प्रूफ स्ट्रेस क्या है, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्ट्रेस और स्ट्रेन की। तो जैसे आपको पता है कि अगर मैं स्ट्रेस जो है हमारे पास, पहला है टेंसाइल स्ट्रेस, ये सभी क्या है, टाइप ऑफ स्ट्रेस। टाइप ऑफ स्ट्रेस इसे हम सिग्मा से दिखाते हैं, इसे सिग्मा कहते हैं। आपको स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा होगा, इसके अंदर कुछ ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं, कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर में। अक्सर ये जो जब हम हायर लेवल की क्लास करते हैं तो इसमें अल्फ़ा बीटा गामा इस तरीके से दिखाया जाता है। तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको थोड़ा समझ लीजिए। चलो तो आगे बढ़ते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है? तो स्ट्रेस हमने आपको बताया था एक इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स होता है। जैसे हमारे पास ये एक ब्लॉक था, हमने इसको खींचा F4 से, तो ये भी क्या करेगा, F4 जितना ही रेजिस्टेंस पैदा करेगा, लेकिन हम उसकी लिमिट से ज़्यादा खींच देंगे, जो F जो है उसकी लिमिट से ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, टेंसाइल फोर्स की वजह से इसका साइज जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो टेंसाइल स्ट्रेस निकालने का जो स्ट्रेस का फॉर्मूला था सेम वही है, फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स F/A। तो स्ट्रेस ये टेंसाइल है तो मैं T लिख देता हूँ। सेम इसी तरीके से मेरे पास एक दूसरा ब्लॉक है, तो मैं दूसरे की बात करता हूँ। जो दूसरा है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस, इसमें हम कंप्रेसिव लगा रहे हैं, यानी कि हम इसे पुश कर रहे हैं। यहाँ पे हम इसे पुल कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसे पुश कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसका साइज जो है थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, जो हमने फोर्स लगाया। तो इसका भी सेम फॉर्मूला है, ये कंप्रेसिव है तो सिग्मा C F/A। ये जो A होता है ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर मैं इसे 3D में बनाऊं तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आपने देखा कि ये जो है ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है। मैं क्रॉस सेक्शन एरिया को ऐसे लिखता हूँ, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है। जो फोर्स लग रही है वो इस फोर्स के क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। ये 90 डिग्री का बना रही है, मतलब ये इसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर और नॉर्मल बात एक है, हम इसे परपेंडिकुलर इसको ऐसे दिखाया जाता है, या आप इसे बोल लीजिए नॉर्मल। ये फोर्स के इस तरीके से लगी है। तो जो हमारे पास ये जो दोनों फोर्स है ये क्या है, इसके नॉर्मल पे लगी है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। अब इसके बाद आता है शियर स्ट्रेस, तीसरा। ये क्या होता है, ये इसके नॉर्मल में ना लग के ये इसके टेंजेंट में लगती है। अब वो कैसे लगती है हम वो देखते हैं। सेम यही वो ब्लॉक है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक सपोर्ट पे ये रखा हुआ है, तो सपोज करो यहाँ से भी एक फोर्स, यहाँ से भी एक फोर्स F लग रही है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो इसका यही है, ये वाला। तो क्रॉस सेक्शन एरिया अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये वाला इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा। तो ये इसके क्या लग रही है, टेंजेंट, बोले तो पैरेलल लग रही है। तो जिस कारण अगर
ये फोर्स जब इस पे एक्ट करेगी तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। इसे दिखाते हैं हम टाउ से। आप उस चार्ट में मैच कर लेना, टाउ यही होगा। इसका फॉर्मूला भी सेम होता है, लेकिन हम लिखते हैं टाउ इक्वल टू में शियर फोर्स अपॉन में क्रॉस सेक्शन एरिया। शियर स्ट्रेस में जो डिफरेंस है केवल यहाँ पे इतना है कि यहाँ पे शियर फोर्स लग रही है और यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लग रही है। जैसा मैंने पहले बताया कि ये टेंजेंट है, यानी कि पैरेलल लग रही है। तो ये जो है इसे हम बोल सकते हैं टेंजेंट स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आते हैं स्ट्रेस जो होते हैं, मैं आपको उनकी डेफिनेशन दिखा दूंगा, बस थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसके बाद होते हैं हमारे थर्मल स्ट्रेस होते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस, टॉर्जन स्ट्रेस। तो ये हमारा है बेंडिंग स्ट्रेस। जब आप किसी भी रोड को मोड़ते हैं तो वो क्या करेगा, एक रेजिस्टेंस डेवलप करेगा अपने पास, ताकि वो रोड को ना मुड़ने से रोकने के लिए एक रेजिस्टेंस डेवलप करेगा। तो वही रेजिस्टेंस कहलाएगा आपका बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, जब आप इस तरीके से, ये मान लीजिए एक रोड है, आपने एक इधर से फोर्स लगाया, एक इधर से फोर्स लगाया, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। इस ऊपर वाले पार्ट पे तो टेंशन फॉर स्ट्रेस जनरेट होगा, जबकि नीचे वाले पे कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा। ठीक है, इसके बाद पाइप में हम देखते हैं टॉर्जन स्ट्रेस। जैसे कि आप, ये हमारे पास बार है, मैंने यहाँ पे एक टॉर्क जनरेट किया है, ये यहाँ पे फिक्स है इस तरीके से। तो आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। समझ रहा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आप समझ जाइए। इसके बाद हम देखें नंबर पे, ये आता है थर्मल स्ट्रेस। आपको पता होगा जो ट्रेन की पटरी होती है उसके बीच में थोड़ा सा गैप दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, ताकि जब टेम्परेचर बढ़ता है ना तो वो एक्सपेंड करती है। मान लो कि ये दो रिजिड ब्लॉक रखे हैं, अगर यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा है, अगर मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये फैलने की कोशिश करेगा। जब ये फैलेगा तो ये पूरे का पूरा स्पेस घेर लेगा और यहाँ पे एक स्ट्रेस जनरेट करेगा। तो इस स्ट्रेस को बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। मैं आपको एक बार इसकी डेफिनेशन दिखा देता हूँ, आप उसका जो मैंने बताया सेम डेफिनेशन में वही लिखा हुआ है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम में डेफिनेशन तो बहुत ज़रूरी होती है, आप कितना ही समझ लें, लेकिन वहाँ डेफिनेशन नहीं लिखेंगे तो काम बनेगा ही नहीं। ये तो हो गया हमारा टाइप ऑफ स्ट्रेस। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ स्ट्रेन। जैसे नॉर्मल स्ट्रेन और फिर है आपका शियर स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन की अगर हम अंदर बात करें तो इसके अंदर आगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और लेटरल, जिसे हम बोल सकते हैं ट्रांसवर्स स्ट्रेन। एक और होता है इसमें, वो होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसमें हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। आपको ये समझ में आ गया ना तो आपके बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। इसमें आपको पॉइजन रेशियो भी पता होना चाहिए इसके लिए, तो ये हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। बाकी लेटरल स्ट्रेन, ट्रांसवर्स स्ट्रेन, ये हम यहीं पे देख लेते हैं। इससे हमारे पास वही वाला ब्लॉक है, अभी जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ चाहे टेंसाइल हो या फिर कंप्रेसिव हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है।
अभी मैं जो इसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगा रहा हूँ तो ये जो फोर्स है उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, स्ट्रेन हो रहा है। उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, स्ट्रेन हो रहा है। ये छोटा हो गया, इसका साइज डिक्रीज हो गया। अब आपको पता है कि जब आप इसे कंप्रेस करेंगे तो ये जो थोड़ा थोड़ा साइज है ये बढ़ जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। इसकी जो लेंथ है वह तो कम हो गई, लेकिन जो इसकी ब्रेथ है, विड्थ, ये थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया, अगर मैं उस डायरेक्शन में किसी भी स्ट्रेन की बात करता हूं तो वो हो जाएगा मेरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है। और स्ट्रेन का फॉर्मूला आपको पता है, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ जो हुआ है डिक्रीज हो गई है हमारी, अपॉन में ओरिजिनल लेंथ हमारी एल है। ठीक है, ये भी आपको पता होगा, L2 माइनस L1 बाई एल। ये हमारी L2 हो गई है, ये हमारी L1 है ही, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। अब लेटरल स्ट्रेन क्या हुआ, लेटरल स्ट्रेन होगा, मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है तो मेरे को चेंज कहाँ देखना पड़ेगा, इसके 90 डिग्री में। तो जैसे आपको पता है कि ये हमारा एक्स है, वाई है, ये जेड है, फोर्स हमारी इस डायरेक्शन में लग रही है और मुझे स्ट्रेन का देखना है यहाँ पे या यहाँ पे। इन दो जगह पे मैं जहाँ भी स्ट्रेन देखूंगा तो वो दोनों के दोनों हमारे लेटरल स्ट्रेन कहलाएंगे। समझ में आया? एक बार और फोर्स हमारी लग रही है इस डायरेक्शन में, हमारा ब्लॉक है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। जब हम एक्स ही डायरेक्शन में स्ट्रेन को काउंट करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर हम एक्स डायरेक्शन के अलावा बाकी वाई और जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन यानी कि चेंज इन लेंथ को काउंट करेंगे तो वो हमारा जाएगा लेटरल स्ट्रेन में। तो चेंज इन ब्रेथ बाय ओरिजिनल ब्रेथ, तो ये हो गया हमारा लेटरल स्ट्रेन। ओके, तो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया, लेटरल स्ट्रेन हो गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं शियर स्ट्रेन। ये तो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये शियर स्ट्रेन, स्ट्रेन आपको पता है किसे लिखते हैं, छोटा सा ही, मतलब एप्सिलॉन बोलते हैं इसे। और ये शियर है तो यहाँ एस लगा देंगे। तो मैंने शायद आपको पहले बताया है, देख लेते हैं। स्ट्रेन इसे एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। शियर स्ट्रेन है, यहाँ पे हम जो शियर स्ट्रेन है, यहाँ पे जो हम चेंज देखते हैं ना, ये इसके एंगल में चेंज देखते हैं। किस में देखते हैं, इसके एंगल में चेंज देखते हैं। जो यहाँ पे इसका एंगल आया है तो हमें पता है कि tan फाई क्या होता है, जो tan थीटा होता है, लंब बट्टे आधार। तो ए टू ए डैश बाई बी सी। अब यहाँ पे जो हमारा फाई है वेरी स्मॉल एंगल है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, फाई। तो जिस कारण से क्या होता है, हम tan फाई को इक्वल टू में फाई लिख सकते हैं। आप कैलकुलेटर में करके देखना, जितनी छोटी वैल्यू tan फाई की लिखोगे सेम वैल्यू फाई के बराबर आएगी। तो ये हमारा बन गया इसका फॉर्मूला। तो ये हमारे स्ट्रेन का ये पार्ट भी खत्म हो गया। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक। अब पढ़ते हैं हम दूसरा वाला टॉपिक जो था हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। दिख रहा है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसके बारे में आपको बिल्कुल ही कोई डाउट नहीं रहेगा, मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। चलिए, सबसे पहले आप जान लीजिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसका फॉर्मूला होता है फेलियर स्ट्रेस डिवाइड बाय अलाउेबल स्ट्रेस। सीधे तौर पे ये फॉर्मूला होता है हमारा। ये बुक में तो नाम देते हैं फेलियर ऑफ स्ट्रेस और अलाउेबल स्ट्रेस, लेकिन क्वेश्चन में कुछ पलट के ही आ जाता है, तो इसलिए इसके दूसरे भी नाम है। जैसे फेलियर स्ट्रेस की जगह पे आप लिख सकते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस, और अलाउेबल स्ट्रेस की जगह पे आप लिख सकते हैं वर्किंग स्ट्रेस, या फिर मैक्सिमम स्ट्रेस, या फिर
परमिसिबल स्ट्रेस। ठीक है, अब समझते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता क्या है। देखो सबसे पहले क्या होता है, आपको एक चेयर बनाने के लिए बोला गया है। ठीक है, आपको पता है ऑन एन एवरेज 80 kg आपने सपोज किया कि पर पर्सन का वेट होता है जो इस चेयर पर बैठेगा। ठीक है, लेकिन आपने क्या करा, वो 80 की जगह पे क्या लिया आपने, 240 kg के हिसाब से उस चेयर को डिजाइन किया। मतलब आपने क्या लिया, उससे 3 गुना ज्यादा वेट, 8 × 16 × 24। तो आपने क्या करा, उससे 240 kg के हिसाब से डिजाइन किया। मतलब आपने क्या करा, 3 गुना ज्यादा सेफ्टी पे आपने उस पर काम किया। ठीक है, अब ये जो है अलाउएबल स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस, ये तो है वो 80 kg पे जितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा था। ठीक है, और फेलियर स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस, ये वो है जो आपने 240 के हिसाब से आपने क्या करा, इसमें उस चेयर को डिजाइन करा कि उस पर अगर 240 kg का इंसान भी बैठ जाए या कोई भी वेट रख दिया जाए तो वो चेयर फिर भी जो है फेल ना हो। तो आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी ली उस समय पे, 3 लेके चले। ठीक है, ऐसे ही पुल डिजाइन करते वक्त, ब्रिज डिजाइन करते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाता है हर समय। ये नहीं कि लाइन से उस पर कार ही कार आएगी या ट्रक ही ट्रक आएंगे, क्या पता उस पर जेसीबी, मतलब काफी सारे व्हीकल एक साथ आ जाए, जाम लग जाए, बहुत सारा लोड बढ़ जाएगा। तो इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा जाता है। वहां पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4-5, मतलब वो 4-5 गुना ज्यादा जो है इफेक्टिव वे में लोड को कंसाइडर करते हैं, मतलब ज्यादा गुना मान के चलते हैं। जहां पे भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वर्ड आए आप समझ जाना कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर 4 दे रखी है तो आप समझ जाना जो सेफ लोड है उससे 4 गुना अधिक लोड पे इस पुल को डिजाइन किया गया है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का साफ सीधा ये मतलब है। और हर समय जब भी ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिजाइन होती है, ये हमेशा और हमेशा 1 से ज्यादा ही होगी, क्योंकि 1 से तो कम रख नहीं सकते। या तो 80 kg के हिसाब से ही चेयर बनाओ, उससे तो कम बनाओगे नहीं तुम, क्योंकि आपको ऑर्डर ही 80 पे मिला है। बनाओगे तो उससे ज्यादा भी बनाओगे, इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा क्या होगी, 1 से ज्यादा होगी। अब एक बात समझते हैं लोड वाली। जो लोड होता है या तो ये स्टैटिक होगा या डायनामिक होगा। ठीक है, ये तो आप जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक होता है ब्रिटल मटेरियल और एक होता है डक्टाइल मटेरियल। तो ब्रिटल मटेरियल और डक्टाइल मटेरियल, सबसे पहले हम लिखते हैं डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल में फेलियर पॉइंट कहाँ पे आता है, जो फेलियर स्ट्रेस होता है ये हमारा कब मिलता है हमें, जब वह यील्ड स्ट्रेस तक पहुंच जाए, तभी हम क्या मानते हैं कि भैया अब ये फेल हो गया। और दूसरा क्या है, ब्रिटल। जो ब्रिटल मटेरियल होता है उसमें फेलियर स्ट्रेस हम किसे मानते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस को। अब देखो इसका उदाहरण आप किसे मान लो, माइल्ड स्टील को। ठीक है, इसका आप मान लो कास्ट आयरन को, या कास्ट आयरन मान लो टफ वाला। ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा परसेंट ऑफ कार्बन मिला हुआ है। तो ज़्यादा कार्बन मिल गया, वो क्या हो गया, टफ हो गया, मतलब ब्रिटल हो गया। अब क्या होगा, माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील हो गया, कॉपर हो गया, इनकी डक्टिलिटी बहुत अच्छी होती है, ज़्यादा होती है। मतलब आप एक बात बताइए, आपने जब पुल को डिजाइन किया है तो पुल को डिजाइन करते वक्त आपने ये देखा कि ये अपने एक ये पुल था, यहाँ से लोग आते थे जाते थे। अब अगर ये कुछ थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा इतना बेंड हो गया तो जो गाड़ी यहाँ पे आएगी वो तो यहीं अटक जाएगी, ऊपर तक जाने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये टूटा नहीं है, अभी भी ठीक है, जा सकते हैं, लेकिन ये फेलियर माना जाएगा क्योंकि ये अपने यील्ड स्टेट तक आ गया। यील्ड स्टेट तक आने का मतलब इसके अंदर स्ट्रेच हो गया, ये थोड़ा सा लोड की वजह से ये क्या वो फैल गया, लेकिन ये टूटा नहीं है। ये टूटता है, इसमें और ज्यादा लोड पड़ेगा तब जाके टूटेगा ये ब्रिटल मटेरियल। लेकिन भैया हम तो फेली से यहीं पे मान लेंगे क्योंकि ये हमारे बताए गए डिजाइन से अपना अलग ही शेप ले चुका है। लेकिन ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, ये अपने मैक्सिमम लिमिट पे जाने के बाद ये ऐसी शेप नहीं देता, मतलब आपको पहले आगाह नहीं करेगा कि मैं टूटने वाला हूँ, बल्कि माइल्ड स्टील मटेरियल पहले बता देता है टूटने से पहले कि उसकी शेप चेंज हो रही है, फिर ये ऐसे जाके टूट जाएगा। लेकिन ब्रिटल मटेरियल क्या होगा, बिल्कुल आपको बताएगा नहीं, पूरा लोड झेलेगा, जैसे ही थोड़ा सा ज्यादा करा पूरा टूट जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ये होता है अल्टीमेट स्ट्रेस पे डिजाइन, और ये होता है ब्रिटल वो डक्टाइल मटेरियल यील्ड स्ट्रेस पे डिजाइन। इसके बारे में मैं आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जब पढ़ाऊंगा ना
तो इसमें आपको अच्छे से समझा दूंगा ये बात। अभी बस ये थोड़ी सी जानने वाली बात थी, ठीक है। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, ये एक बार है, इसके ऊपर एक हमने लोड लगाया, फोर्स लगाई, वो है 50 किलो न्यूटन की। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है 2000 mm², ठीक है। और बताया गया क्वेश्चन में कि ये डक्टाइल मटेरियल है। अब हमें क्या करा, क्वेश्चन में 3 पॉइंट दे दिए, यील्ड स्ट्रेंथ 200 मेगापास्कल, अल्टीमेट स्ट्रेंथ 400 मेगापास्कल और इलास्टिक लिमिट दे दी है 100 मेगापास्कल। अब आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे इसने यील्ड स्ट्रेस दिया है, अल्टीमेट स्ट्रेस, इलास्टिक लिमिट दिया है, लेकिन इसने क्वेश्चन में बोल दिया है कि ये डक्टाइल मटेरियल है, और हम डक्टाइल मटेरियल को किस पे डिजाइन करते हैं, यील्ड स्ट्रेस पे, ना कि अल्टीमेट स्ट्रेस पे। तो यहाँ पे हमें यील्ड स्ट्रेस लेना पड़ेगा डक्टाइल मटेरियल के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि फाइंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो जैसे कि आपको पता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है, फेलियर अलाउएबल स्ट्रेस फेलियर स्ट्रेस जो अलाउएबल स्ट्रेस है, ठीक है। तो ये फेल होने वाला था यील्ड स्ट्रेस पे, तो ये भैया 200 मेगापास्कल है। इसके बाद में क्या आता है, अलाउएबल स्ट्रेस। अलाउएबल स्ट्रेस किस तरीके से निकालेंगे, हाँ मैं आपको ये बताने वाला था, फेलियर स्ट्रेस और अलाउएबल स्ट्रेस क्या होता है। देखो, जिस कंडीशन पे हम काम कर रहे होते हैं, जो हमें समय सीमा मतलब स्ट्रेस या लोड की वो सीमा दी होती है कि हम इतने तक काम करेंगे। जैसे हमारे चेयर वाले एग्जाम्पल में 80 kg तक का फिक्स था। वर्केबल स्ट्रेस, मैक्सिमम और परमिसेबल, ये वो स्ट्रेस है जिस पे एक्चुअल में काम किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे 50 किलो न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। आप मुझे ये बताओ, ये जो बार है क्या ये 50 किलो न्यूटन पे टूट जाएगी? ये क्या पता ज़्यादा मजबूत हो, ज़्यादा कम हो, लेकिन हम काम इस पे कर रहे हैं। इसकी स्ट्रेंथ तो और ज़्यादा होगी, हद से ज़्यादा होगी, 100, 200, 300। जब इसका यील्ड स्ट्रेंथ इतना आ रहा है तो ये 500 भी हो सकती है इसकी टूटने की क्षमता, मतलब जितना फोर्स में लगाऊँ इस पर। लेकिन ये है अलाउएबल, जितने भी मैं इस पर काम कर रहा हूँ। तो अब हमें अलाउएबल स्ट्रेस निकालना है। ये क्या है, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। तो ये तो हो गया 200 मेगापास्कल, लिख लेते हैं। फोर्स यहाँ पे कितनी लग रही है, 50 किलो न्यूटन की लग रही है, तो 3 जीरो इसके आ गए, डिवाइड बाई एरिया 2000, और ये क्या था न्यूटन में, ये क्या था mm², ठीक है। अब यहाँ से ये कट गया, ये आया, तो ये आ गया 200, 5 से कट जाएगा 25। अब आपको पता है मेगा पास्कल और न्यूटन पर mm बिल्कुल सेम होते हैं, ये कट जाएगा। अब ये कटने के बाद आएगा 4, तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो गया आपका 4। अब जब लोड की बात हो ही दी है तो लोड भी देख लेते हैं हम। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे पहला मान लीजिए आप स्टैटिक्स लोड। इसके अंदर हो गया आपका डेड लोड। जैसे एक पुल है, उस पुल के ऊपर उसका खुद का वजन, उसके ऊपर रोड कंक्रीट रखे गए हैं, काफ़ी सारे ब्रिज पुल खड़े करे गए हैं, है ना। जैसे आपकी छत है और वहाँ पे फर्नीचर मतलब रखा ही हुआ है, तो भैया छत पे तो लोड पड़ ही रहा है, वो तो डेड है, तो उसका कोई बदलता हुआ लोड नहीं है, रहना उसे छत पे ही है फर्नीचर को। तो उसके लिए अगर हम एक ये ग्राफ देख लीजिए, ये पेपर में आ सकता है, टाइम वर्सेस ये हो गया हमारा लोड, जिसे हम फोर्स भी कह सकते हैं। इधर हो गया लोड, ये हो गया हमारा टाइम। तो ये शुरू में भी इतना लोड था फर्नीचर का और एंड में भी इतना ही लोड था। अब दूसरी तरफ आते हैं, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। अगर हम इसका डायग्राम देखें तो सबसे पहले ग्रेजुअली मतलब आराम आराम से आप
चढ़ रहे हैं किसी पहाड़ पे आराम आराम से, ग्रेजुअली मतलब क्रमवत। तो ये हो गया आपका फोर्स यानी कि लोड। इधर आ गया टाइम, तो सबसे पहले कम था, फिर और ज़्यादा हुआ, समय के साथ साथ बढ़ता गया, फिर एक टाइम के बाद ये स्टेबल हो गया है। ठीक है, आपने पहले छत पे कुर्सी चढ़ाई, पलंग चढ़ाए, फर्नीचर चढ़ाया, फिर एक बार जब सारा सामान चढ़ गया इसके बाद ये क्या हुआ, स्टेबल हो गया हमारी छत पे सारा सामान। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला भी सेम ऐसी है, बस उसे बोल जाता है इम्पैक्ट लोड। तो इम्पैक्ट लोड पे मैं ज़्यादा नहीं गहराई में जाऊँगा, बस इसका आपको डायग्राम दिखा देता हूँ क्योंकि ये पेपर में अक्सर आ जाता है पूछने के लिए एमसीक्यू में। इम्पैक्ट स्ट्रेस, सॉरी लोड लिख लीजिए, इसका बस डायग्राम है। ये जो हमारे ग्रेजुअली में ये आराम आराम से गया था ना, ये आराम से ना जाके कैसे कर जाता है, सीधा स्टिप जाता है, फिर एकदम से सीधा हो जाता है। तो आप इसमें अंतर देख लीजिए कि हमारे ग्रेजुअली में धीरे धीरे गया, मतलब इसका स्लोप जो है ना कम है, इसका स्लोप बहुत ज़्यादा है। ये हमारा लोड, ये हमारा टाइम। अक्सर क्या होता है ये डायग्राम जो है ना आ जाते हैं एमसीक्यू में पूछने के लिए, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हुक्स लॉ, यंग्स मॉडुलस, और इसे हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। हुक्स लॉ क्या बताता है? हुक्स लॉ बताता है कि जो स्ट्रेस है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। ये हो गया स्ट्रेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन स्ट्रेन के। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बस इतना बताता है। देखो हुक्स लॉ में कंफ्यूज नहीं होना, बस समझ लो हमारे एक भाई साहब थे, इन्होंने इतनी बात बताई, बस आप इसको याद रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब ये स्ट्रेस है, इक्वल टू का साइन लगा, यहाँ कांस्टेंट लेते हैं हम, और जो यहाँ पे कांस्टेंट जाता है ना वो जाता है ई, यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी, इसी को कहते हैं। फिर ये आ गया हमारा स्ट्रेन, तो इधर आ गया हमारा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन और यंग्स मॉडुलस। तो ये क्या है हमारा ई, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कितना आसान है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज अ रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। किसने बताया? हुक्स लॉ ने बताया। हुक्स लॉ ने यही बात डिफाइन करी थी। अब इसको यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को थोड़ा और इवेल्युएट करते हैं, मतलब इसे थोड़ा खोलते हैं। हमारा जो स्ट्रेस होता है ये क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। यहाँ पे फोर्स लिख लो, एफ लिख लो, एल लिख लो, ठीक है। लो मैं आपके लिए फोर्स ही कर देता हूँ। ये क्या है स्ट्रेन? स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब क्या होगा, ये एल ऊपर चला जाएगा, तो एल अब पी ही मान लीजिए इसे, क्योंकि मैंने भी इसे अक्सर पी में पढ़ा है, लेकिन पी क्या है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। प्रेशर में भी ये पी लिखा जाता है, पावर में भी पी लिखा जाता है, लेकिन एफ लिखते हैं तो पूरा समझ में आता है कि फोर्स है। ठीक है, किताबों में ये थोड़ा कंफ्यूज कर देने वाली बात होती है। मैं तो सुबह से इसे एफ लेके चलता था, अपने दिमाग में मानता था, लेकिन पेपर में पी लिख देता था, सब समझ जाता है। तो चेंज इन लेंथ और नीचे आ गया एरिया। अब ये एल इधर चला जाएगा, ई नीचे आ जाएगा, तो डेल एल एल पी बाई ए। ये इसका फॉर्मूला का आपको रट्टा मारना है और कोई अल्टरनेटिव चांस नहीं है, क्योंकि इसी के ऊपर जितने सवाल बनते हैं सारे बनते हैं। चेंज इन लेंथ एल पी बाई ए, चेंज इन लेंथ एल पी बाई ए। हुक्स लॉ ने ये फॉर्मूला तो दिया, साथ में हमें एक कर्व, एक डायग्राम के जरिए कुछ बातें ही बताई। वो बातें क्या थी, मैं आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में ये वाला डायग्राम अच्छे से समझा दूंगा। ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है, लोअर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट फ्रैक्चर, ठीक है, ये सभी। आप लोअर यील्ड पॉइंट से एक लाइन खींचो, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, ये लाइन स्ट्रेट है, ठीक है। अब जो ये बनता है ये हमारा स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है, स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच का डायग्राम है ये। अब ये जो पॉइंट है इसे मैं नाम दे देता हूँ P, और ये जो पॉइंट है इसे मैं नाम दे देता हूँ E। ये कर्व है
आप देख सकते हैं ये पॉइंट है ए। अब जो हुक्स लॉ था उसका लॉ कहाँ तक वैलिड होता है, केवल और केवल प्रोपोर्शनल लिमिट। ये जो पी है, इस पी को मैं यहीं लिख देता हूँ, प्रोपोर्शनल लिमिट। अगर आप इसको देखें तो ये वाई एक्सिस, ये एक एक्सिस, और ये अगर इस तरीके से जाता है, सॉरी एक्सिस, देखो प्रोपोर्शनल लिमिट तक क्यों वैलिड होता है हुक्स लॉ, क्योंकि आपको पता है अगर एक्स और वाई के बीच में एक कर्व बना और एक स्ट्रेट लाइन जारी हो तो वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स के। वाई अगर कांस्टेंट ले लिया जाता है, यहाँ आ जाता है एम, और यहाँ पे पी से ई पे आते ही हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता है। हुक्स लॉ ओनली वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। मैं इस बात को लिख देता हूँ, हुक्स लॉ ओनली वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, इसके बाद ये कर्व बनने लग जाता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में। इसके बाद आप इधर देखिए, जैसे कि ये कर्व लाइन जा रही है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y एक्स की पावर n, और हुक्स लॉ ने हमें क्या बताया था, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बस इतना बताया था। बल्कि ये बात यहाँ पे तो वैलिड नहीं होती हुई दिखाई दे रही है, तो इसलिए हुक्स लॉ ओनली वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। तो अभी हमने बात करी यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि होती है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। तो जैसा कि आपको पता होगा स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि जो स्ट्रेन होता है वो होता है क्या, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये भी मीटर में, ये भी मीटर में कट जाएंगे, तो इसकी क्या है, कोई यूनिट नहीं होगी। लेकिन स्ट्रेस की यूनिट होती है, ये क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स अपॉन में एरिया मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट होगी ये होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आपको एक बात बताता हूँ, एक फिजिकल सिग्निफिकेंस, कि क्यों स्टील का यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है, रबड़ का कम होता है। देखो आप ये समझो, स्ट्रेन क्या है। स्ट्रेन तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि उसकी साइज और शेप में चेंज आना, ठीक है। तो और स्ट्रेस क्या है, एक तरीके से दबाव, ठीक है। मतलब आप यंग्स मॉडुलस से क्या समझे कि मुझे किसी एक वस्तु के साइज और शेप में पर यूनिट चेंज लाने में कितना स्ट्रेस यानी कि दबाव मुझे लगाना पड़ रहा है। अब आप मुझे खुद बताओ, एक स्टील का ब्लॉक है और एक रबड़ का ब्लॉक है, आपको किसकी शेप में चेंज लाने के लिए ज़्यादा दबाव लगाना पड़ेगा। सीधी सी बात है, स्टील की अगर आपको एक यूनिट में भी, 1 mm एरिया में भी आपको चेंज लाना है तो बहुत ज़्यादा दबाव लाना पड़ेगा। और रबड़ की तुलना करें उससे तो रबड़ में आप थोड़ा सा भी दबाव लगाएंगे तो उसकी शेप जो है चेंज हो जाएगी। तो यही अंतर होता है यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी। मैं अभी आपको एक टेबल दिखा, ये आपको एक टेबल दिख रही होगी। स्टील के लिए यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी है 200 to 220 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, और ये है गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। रफ आयरन के लिए 200 तक है, कास्ट आयरन, कॉपर, ब्रास, एल्यूमिनियम, टिम्बर। देखो एल्यूमिनियम और स्टील को एक बार देखो ध्यान से। एल्यूमिनियम क्या है, बहुत डक्टाइल मटेरियल है, हिलता डुलता लचीला सा पतलापन है उसमें, ठीक है। तो वो क्या है, उसमें कम से कम फोर्स लगानी पड़ रही है मुझे उसके पर यूनिट एरिया को चेंज करने में और उसकी शेप को चेंज करने में। तो इसकी वैल्यू यंग्स मॉडुलस की क्या है, कम है। स्टील की क्या है, ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है। अगर कोई कम बोलता है तो आप क्या समझेंगे कि भैया इसमें कम फोर्स लगाने से ही इसका शेप, इसका थोबड़ा जो है ना चेंज हो जाएगा। और जिसका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है आप समझोगे कि इसमें बहुत ही ज़्यादा मुझे ताकत लगानी पड़ेगी इसका शेप चेंज करने में। ओके, तो हमने यंग्स मॉडुलस की बात कर ली है। अब इसके बाद हम बात करते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसी का दूसरा नाम है शियर मॉडुलस, ठीक है।
ये रेशियो होता है शियर मॉडुलस को, जो हम डिनोट करते हैं वो करते हैं हम CNG। आप इसे याद रख सकते हैं, CNG आपको पता ही होगा, गाड़ी वाड़ियों में डलती है CNG, वो वाली CNG है। तीनों से डिफाइन कर सकते हैं वैसे, C बोलो, N बोलो, G। हम यहाँ पे इसे C लेके चलते हैं। तो ये रेशियो होता है शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस को टाउ से दिखाते हैं और शियर स्ट्रेन को एप्सिलॉन से दिखाते हैं, यानी कि E। और ये शियर है तो एक S। ये होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो इट इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन इज नोन एज ए शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसके बाद आता है हमारा बल्क मॉडुलस। जिसे K से दिखाते हैं, इसे K से डिनोट किया जाता है। और ये होता है नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन सिग्मा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, स्ट्रेन को आपको पता है E से दिखाते हैं, और वॉल्यूमेट्रिक है तो V लगा दीजिए। ठीक है। अब हमारा लास्ट टॉपिक रहता है स्ट्रेंथ और प्रूफ स्ट्रेस। स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ एक तरीके का स्ट्रेस ही होता है, लेकिन वो स्ट्रेस होता है जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है। उस स्ट्रेस के बाद बॉडी टूट ही जाएगी, ठीक है ना, वो क्षमता होती है। जैसे एक इंसान है, वो एक वेट उठाता है 10 किलो का, 5 किलो का, 15 किलो का, 20 किलो का, लेकिन एक मैक्सिमम एक लिमिट तो होगी ना भैया, कितना उठा सकता है वो? 20 उठा सकता है, 30 उठा सकता है, तो वो उसकी लास्ट लिमिट है ना, वो उसकी क्या हो गई? स्ट्रेंथ हो गई। ऐसे ही स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कोई ब्लॉक है, वो अपना वो फोर्स मतलब झेल पा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मेगापास्कल। इसके बाद अगर वह टूट जा रहा है तो जिस पे वो टूट रहा है उससे जस्ट पहले जो स्ट्रेस लगा है वो क्या हो गया? उसका स्ट्रेंथ हो गया। इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर रहती है, सेम एज स्ट्रेस। और स्ट्रेंथ एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, लेकिन स्ट्रेस प्रॉपर्टी नहीं होती मटेरियल की। इसकी डेफिनेशन है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन विदस्टैंड विदाउट फेलियर। यील्डिंग में, फ्रैक्चर में, बकलिंग में, किसी में भी फेलियर हो जाए, वो मैक्सिमम अमाउंट है स्ट्रेस का। ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक को एक बचता है प्रूफ स्ट्रेस। प्रूफ स्ट्रेस को देखने के लिए हम एक चार्ट बनाते हैं, मतलब चार्टिंग डायग्राम। ये है लोड, ये है इलोंगेशन। इलोंगेशन बोले तो चेंज इन लेंथ, और लोड जो है हमारा, हम कितनी में फोर्स लगा रहे हैं, और जो चेंज इन लेंथ हो रहा है। देखो प्रूफ स्ट्रेस किसके लिए होता है? सबसे पहली बात, फेरस और नॉन फेरस। आपने मटेरियल सुना होगा, फेरस मटेरियल वो जिसमें आयरन की मात्रा होती है, नॉन फेरस वो जिसमें आयरन नहीं पाया जाता। ठीक, जैसे स्टील है, स्टील में आयरन होता है तो वो क्या हुआ? फेरस। कॉपर, प्योर कॉपर ले, उसमें आयरन नहीं है, वो नॉन फेरस। एल्यूमिनियम नॉन फेरस, कॉपर हो गया। बाकी इसके अलावा और जितने गोल्ड है नॉन फेरस। ठीक है। अब ये प्योर मेटल है। अब इनमें क्या होता है, जो मैंने आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डायग्राम दिखाया था पहले, वो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। सबसे पहले जब हम स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो स्ट्रेन बढ़ता है, फिर एक टाइम पे जाके अपर यील्ड पॉइंट आ जाता है, फिर ये थोड़ा सा नीचे घटता है लोअर यील्ड पॉइंट, जहाँ पर स्ट्रेस हमारा कांस्टेंट रहता है लेकिन स्ट्रेन बढ़ता है, फिर एक अल्टीमेट पॉइंट आता है। लेकिन जो नॉन फेरस मटेरियल होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता। उसका ग्राफ, आपने लोड लगाया इलोंगेशन हुआ, लोड लगाया इलोंगेशन हुआ, लोड लगाया इलोंगेशन हुआ, ये थोड़ा सा कर्व हुआ और यहीं पे मटेरियल टूट गया। यहाँ मटेरियल यहाँ टूट रहा था, मतलब माइल्ड स्टील वाले केस में, लेकिन कॉपर वाले केस में ये यहीं टूट गया। माइल्ड स्टील में तो हम ये ध्यान रखते हैं कि हम अपना स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा ना लगाएं।
इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट, लोअर यील्ड पॉइंट। ये हमारा लोअर यील्ड पॉइंट होता है। इसके जब हम हॉरिजॉन्टली जाते हैं तो ये एक पॉइंट आता है, इस पॉइंट से हम ज़्यादा लोड नहीं लगाते हैं, लेकिन ऐसा इसमें देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे हमने सोचा कि एक प्रूफ स्ट्रेस का एक टर्म आया। तो प्रूफ स्ट्रेस आप समझ गए, केवल और केवल नॉन फेरस के लिए होता है। ये नॉन फेरस मटेरियल के लिए ही होता है ये, जिसका कर्व आपने देखा इस तरीके से होता है। अब नॉन फेरस कर्व मैं इसको एग्जांपल से आपको बताता हूँ। एक हमारे पास गेज है मटेरियल जिसकी लेंथ है 50 mm। अब इसमें दिया गया है कि भैया 0.1% का इलोंगेशन हमें देखना है इसमें। अब बात को समझना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। 0.1, अब 0.1 कितना होता है अगर हम देखें तो 50 इंटू 0.1 डिवाइड बाई 100, ये हुआ 0.005, सॉरी 20 है ना, mm, 0.05 mm। अब हम यहाँ से चलते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे आ जाता है 0.05। अब हम क्या करेंगे, इससे पैरेलल जो ये कर्व बना है ना, इसके पैरेलल हम चलना शुरू करेंगे। ये कर्व थोड़ा और ज़्यादा ऐसे जाएगा। तो ये जो पॉइंट यहाँ पे इसने कट किया है ना, इसके हॉरिजॉन्टल हम चलेंगे, और जो यहाँ पे हमें एक फोर्स मिलेगी, हम और केवल इस मटेरियल पे फोर्स यहीं तक अप्लाई करेंगे। और यही है हमारे लिए सेफ लिमिट। जो हमारे कॉपर से बना हुआ मटेरियल है, हम केवल यहीं तक इसमें लोड अप्लाई करेंगे, स्ट्रेस अप्लाई करेंगे। जो हम ये लोड लेते हैं, ये जो लोड हमें मिलेगा सेफ लोड होगा, ये हमारा प्रूफ स्ट्रेस। और इसी के दौरान अगर हम स्ट्रेस निकालते हैं, फोर्स अपॉन में एरिया करते हैं और फोर्स लेते हैं हम यहाँ पे प्रूफ स्ट्रेस वाली, ये हम कौन सी लेते हैं, फोर्स प्रूफ स्ट्रेस। तो ये जो स्ट्रेस है ये कहलाएगा हमारा प्रूफ स्ट्रेस। आई होप, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे इस बात को, क्योंकि इस टॉपिक में और ज़्यादा समझाने को नहीं था। जो बात थी मेन मैंने आपको एग्जाम्पल के ज़रिए बता दिया है। अगर इसके बाद भी आपको कोई समझने में दिक्कत हो, आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं जैसी कमेंट पढ़ूंगा आपका रिप्लाई जरूर करूँगा, ताकि मुझे समझ में आए कि मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आपको कितना समझ में आ रहा है। क्योंकि यही समझने वाली बात अगर आपको पूरी समझ में आ जाए तो ही सबसे बढ़िया है। बाकी आगे बने रहिए मेरे साथ, मैं लगातार वीडियो लाता रहूँगा और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की पूरी सीरीज़ कंप्लीट करूँगा। ये सीरीज़ सेमेस्टर से लेके एसएससी, जेई और बीटेक तक के लिए एफिशिएंट होगी, काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होगी। मैं मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन भी लूँगा। एक बार मेरा स्ट्रेस स्ट्रेन वाला ये चैप्टर खत्म हो जाए, इसी के बाद मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिखाऊंगा, फिर बाकी आगे जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो आगे कंटिन्यू करूँगा। तो फिलहाल आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।